चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन में सवाल आई थिंक उतना बेटर दिखाई नहीं देगा, तो आपके पास क्लास क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल है, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी क्लास नोट्स मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक तो अभी जस्ट मिला है। चलिए पहला वाला हो गया, या वो भी करना है? पहला वाला भी करना है। If the unit of length is doubled, then the numerical value of area will be। दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है। पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दी है? लेंथ, और दूसरी दी है एरिया। दोनों का रिलेशन आपको पता है, लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है। सिंपल अगर आप शेप मानोगे तो स्क्वायर के लिए लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है। तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में देखोगे तो लेंथ इंटू लेंथ आपको एरिया मिलेगा। सर्कल के लिए रेडियस का स्क्वायर, रेडियस भी लेंथ ही होती है, तो लेंथ का स्क्वायर वहां पर भी आ रहा है। कोई भी एरिया होगा लेंथ का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोला है लेंथ का यूनिट डबल कर दिया, मेरे पास एक रिलेशन है n1u1 इक्वल्स टू n2u2। याद है रिलेशन? इसमें n1 क्या होता था? n1 और n2 न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u1 और u2 होते थे यूनिट्स। अब आपको सवाल में क्या बोला है? लेंथ का यूनिट डबल कर दिया, मतलब u2 2 टाइम्स ऑफ u1 कर दिया। यूनिट डबल करने का मतलब है आपने u1 को इंटू 2 करके उसको अलग यूनिट बोल दिया। जैसे मेरे पास एक यूनिट है 1 मीटर, अगर मैंने नया कोई यूनिट बना दिया तो उस यूनिट को मैंने नाम दे दिया 2 मीटर। तो अब इस नए यूनिट में मैं 2 मीटर मेजर कर सकता हूं और 4 मीटर मेजर कर सकता हूं, 3 नहीं कर सकता। सही बात है? या फिर 3 को अगर मुझे मेजर करना है तो 1.5 इंटू 2 मीटर ऐसे लिखना होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उस हिसाब से बदल जाएगी। तो इस u2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ u1। ठीक है, अच्छा ये सब बातें हो रही है लेंथ के लिए। ठीक है, जब मैं एरिया के लिए लिखूंगा तो एरिया इज लेंथ का स्क्वायर। तो इनिशियली जो इनिशियल वैल्यू ऑफ एरिया था वो क्या होगा? n1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। सही बात है। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है नए वाले यूनिट में तो वो भी लिखा जाएगा n2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। u1 और u2 लेंथ के यूनिट्स है। अगर मैंने पूरे के पूरे क्वांटिटी का ही स्क्वायर कर दिया तो नंबर का भी स्क्वायर होगा और यूनिट का भी स्क्वायर होगा। सही बात है। जैसे 5 मीटर के लेंथ, 5 मीटर के एक साइड का और दूसरे साइड भी 5 मीटर का स्क्वायर अगर लिखा तो उसका एरिया कितना लिखा जाता है? 5 इंटू 5, ये नंबर बन गया 25, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे n1u1 इतने फिजिकल क्वांटिटी का एरिया में लिखना है तो वो n1 का भी स्क्वायर होगा और u1 का भी स्क्वायर होगा। सही बात है। और फिर यहां पर n2 स्क्वायर और u2 स्क्वायर। अगेन u2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ u1 और उसका होल स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे एरिया के बारे में ही पूछा है, तो n1 स्क्वायर u1 स्क्वायर इक्वल्स टू n2 स्क्वायर इंटू 4u1 स्क्वायर। सही बात है। u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और n2 स्क्वायर लिखा जाएगा n1 स्क्वायर बाय 4। सही बात है। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया, नई वाली न्यूमेरिकल वैल्यू n2 का स्क्वायर होना चाहिए। ऑफ कोर्स एरिया के लिए बात हो रही है। n2 स्क्वायर पुराने वाले न्यूमेरिकल वैल्यू के कितने टाइम्स हो गया? 1/4 टाइम्स। इंटू 4 होता तो 4 टाइम्स बोल देते। तो क्या बोला? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया विल बी 1/4 टाइम्स। समझ में आ रहा है सवाल? इसका आंसर होगा 1/4। इसको आप सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हैं। यूनिट डबल किया तो नंबर आधा हो जाना चाहिए, और फिर हम उसके आगे स्क्वायर कर रहे हैं। आधे का स्क्वायर कितना? 1/2 का स्क्वायर 1/4। लेकिन ये लॉजिकली करने से पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, फिर उसके आगे आप उसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझा है सबको सवाल? पक्का? रिलेशन कौन सा याद रखना है? n1u1 इक्वल्स टू n2u2, और u2 को इन टर्म्स ऑफ u1 आपको सवाल में दिया गया। चले आगे, नेक्स्ट। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? लिखने के पीछे मत जाइए, ये आप पीडीएफ में बाद में भी लिख सकते हैं। सवाल समझने की कोशिश करिए और साथ ही साथ सॉल्व करिए।
जब हम इस सवाल पर आ रहे हैं तो आपको भी वही वाला सवाल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं ये सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप ऊपर वाला लिख ले रहे हैं। लिखना है तो साथ ही साथ लिखिए, या फिर बाद में आप घर पे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, लेकिन फोर्स, टाइम और वेलोसिटी उसमें से केवल एक ही फंडामेंटल है, टाइम। आपको बोला है फोर्स को भी अब आपको फंडामेंटल बना लेना है और वेलोसिटी को भी फंडामेंटल मान लेना है। बनाना तो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लेना है। तो इन 3 क्वांटिटीज के टर्म्स में मुझे एनर्जी बतानी है। ऐसे सवाल किए हुए हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, रेगुलर थियरी में किया है ना हमने। पहले क्वांटिटी की पावर अल्फा, दूसरे की पावर बीटा, तीसरे की पावर गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू चौथी फिजिकल क्वांटिटी। अल्फा बीटा गामा के जगह पर आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई भी अलग लेटर्स लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगा? फोर्स की पावर अल्फा, टाइम की पावर बीटा और वेलोसिटी की पावर गामा, ये किसके बराबर है? इनटू सम कांस्टेंट होगा, बट वो कांस्टेंट का डायमेंशन हम मानते नहीं है, तो डायरेक्टली डायमेंशंस को बराबर कर सकते हैं, इक्वल्स टू एनर्जी। सबके डायमेंशंस पता है? अगर डायमेंशंस पता भी नहीं है तो भी याद रखने आपको, विथ प्रैक्टिस वो याद रहते जाएंगे, तो उतनी प्रैक्टिस करना जरूरी है। उनको थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे तो वो सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको रटे रटाए रहने चाहिए। थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे। एनर्जी का डायमेंशन बताएंगे, ml2t-2 should be equals to, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 की पावर अल्फा, टाइम की पावर t ही होगा, वो t की पावर बीटा, और वेलोसिटी क्या होगी? lt-1 की पावर गामा। सही लिखा है ये? तीनों डायमेंशन सही है, चारों डायमेंशंस। अब m की पावर हर जगह पर इक्वेट होगी, l की पावर भी इक्वेट होगी और t की पावर भी इक्वेट होगी। ये किया है हमने इससे पहले, याद आ रहा है? m केवल मुझे दो ही जगह पर दिख रहा है, तो उन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। यहां पर भी m नहीं है, यहां पर भी m नहीं है, यहां पर है और यहां पर है, इक्वेशन के दोनों साइड इक्वालिटी के, तो उन दोनों की पावर सेम बननी चाहिए। तो यहां पर m की पावर 1 है, यहां पर m की पावर अल्फा है, तो मुझे डायरेक्टली एक इक्वेशन मिल जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1। समझा? m की पावर से मैंने डायरेक्टली अल्फा लिख लिया। l की पावर अगर मैं लिखूंगा तो l की पावर है 2, शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर l की पावर है अल्फा, यहां पर l है ही नहीं, यहां पर l की पावर है गामा, तो अल्फा प्लस गामा शुड बी इक्वल्स टू 2। जहां पर अल्फा की वैल्यू 1 मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मैं उसमें इनपुट कर दूंगा तो 2 माइनस 1 वो बनेगा 1 इक्वल्स टू गामा। ये बात भी समझ में आ गई सबको? और तीसरा इक्वेशन अगर मैं टाइम के साथ लिखूंगा, टाइम की पावर -2 थी, तो -2 शुड बी इक्वल्स टू, पहले वाले में -2 अल्फा, दूसरे वाले में बीटा, और तीसरे वाले में माइनस गामा। सही इक्वेशन है? अगर अल्फा की वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा -2 इक्वल्स टू -2 प्लस बीटा माइनस गामा, गामा है 1। तो अगर इधर से उधर लेकर जाएंगे तो बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, ये -1 उस तरफ जाके +1 होगा, तो बीटा की भी वैल्यू आ गई 1। तो मुझे अल्फा बीटा गामा तीनों अननोन पता चल गए। तो मैं एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? एनर्जी विल बी इक्वल टू एफ की पावर अल्फा विच इज 1, टी की पावर बीटा विच इज ऑल्सो 1, वी की पावर गामा विच इज ऑल्सो 1। तो ई विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन वो नंबर में हैंडल हो जाएगा। डायमेंशन वाइज एनर्जी विल बी इक्वल टू एफ टी वी, फोर्स इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी। आ रहा है सबका आंसर? चलिए अगले सवाल पर आएंगे, खुद से करेंगे, ठीक है? थ्योरेटिकल लग रहे हैं सवाल। Which of the following system of units is not based on mass, length and time alone? Alone बोला है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। केवल मास, लेंथ और टाइम के ऊपर कौन कौन सा डिपेंड नहीं करता? सीजीएस सिस्टम, सी मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये मास, लेंथ, टाइम के ऊपर ही है। मास बाद में आ रहा है, लेकिन वही 3 क्वांटिटीज है, उसके अलावा इसमें और कोई यूनिट नहीं होता, तो ये तो डिपेंड कर रहा है और उन्हीं तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अलोन सही है। एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड्स, वो भी उन्हीं 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये भी उन्हीं 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा और कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन एसआई सिस्टम में हमने कितने फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल माने हैं? 7। तो इसलिए ये अलोन वर्ड की वजह से ये एक अलग बन गया।
बात समझ में आई है? एसआई सिस्टम में भी मास लेंथ टाइम तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी और कोई फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जैसे करंट हो गया, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, या मोल हो गया, सही बात है, या टेम्परेचर हो गया, ये 4 क्वांटिटीज और प्लस 3 मास लेंथ और टाइम, तो ऐसे मिलकर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एसआई सिस्टम बनता है। तो अगर आपको सवाल में बोला होता विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, केवल इतना, तो चारों आंसर नहीं होते। केवल इस एक वर्ड की वजह से एक ऑप्शन अलग हो गया। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में ऐसे बहुत बार आपको घुमाया जाता है, एक एक सिंगल वर्ड की वजह से सवाल का पूरा मतलब बदल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वर्ड्स को छानना जरूरी है, किस वर्ड का मतलब कहां पर क्या आ रहा है, ये आपको समझना जरूरी है थोड़ा सा। चले आगे, समझा सबको डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज में। द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर, ये देखे हैं आपने दोनों प्रीफिक्सेस माइक्रो और नैनो, अगर नहीं पता है तो क्लास नोट्स मॉड्यूल में देख लीजिए। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर कितना, -3 नहीं -6, मिनी मतलब -3, ये जिंगल भी है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद है ये, स्कूल में पढ़ा होगा ये, अगर इस जिंगल के साथ नहीं पढ़ाया है तो आपको अलग कुछ पता होगा, लेकिन जो भी है याद रखना है इसको। मिली सबसे छोटा 10 टू द पावर -3, फिर सेंटी 10 टू द पावर -2, फिर डेसी -1, फिर मीटर, मीटर फिर वहां पर मीटर की जगह पर सेकंड भी आ सकता है, फिर वहां पर लेंथ के लिए मीटर हो गया, मास के लिए ग्राम भी हो सकता है, तो जो भी है वो मिडल वाला एज इट इज रहेगा, 10 टू द पावर 0 वाला। फिर मीटर के आगे ऊपर डेका, डेका मतलब 10 टू द पावर 1, फिर हेक्टो 10 टू द पावर 2, फिर किलो 10 टू द पावर 3। अब इसके ऊपर और मिली के नीचे 3 के डिफरेंसेस के साथ आप बढ़ते हैं। किलो के आगे 10 टू द पावर 6 मेगा, मेगा के आगे 10 टू द पावर 9 गीगा, गीगा के आगे टेरा, टेरा के आगे पेटा, हेप्टा, हाँ हेप्टा बाद में आता है, पहले ये आ जाए, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा से ज्यादा टेरा तक जाते हैं हम, 10 टू द पावर 12 तक जाएंगे। प्रेफिक्सेस उसके आगे काम नहीं आएंगे, नंबर्स आप लिख लोगे, जैसे मोल में 10 टू द पावर 23 लिखा जाता है, बट उसका कोई प्रेफिक्स नहीं दिया जाता, मतलब दिया भी जाता होगा तो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद ज्यादा से ज्यादा +12 और -15 तक रखना है, क्योंकि एटॉमिक साइज -15 में होता है, न्यूक्लियर साइज, तो वहां तक हमें जाना पड़ता है केमिस्ट्री में स्पेशली। मिली के नीचे 10 टू द पावर -6 पे माइक्रो, माइक्रो के नीचे नैनो -9, नैनो के नीचे -12 पे आता है पीको, पीको के नीचे आता है फर्मी, या फिर उसको एक और नाम है कुछ, फेम्टो, फेम्टो नाम है उसका, जो भी नाम है, नाम अगर नहीं भी याद रहा तो भी ठीक है, आपको बस वो पावर्स ध्यान रखनी है, ठीक है। -15, -12, -9, -6, -3, फिर इसके आगे +3 तक एक एक स्टेप के लिए, +3 के आगे +6, +9, +12, ठीक है। और वो 3, 6, 9, 12 ये आप इसके साथ भी, फोन के मेमोरी के साथ भी याद रख सकते हो, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पहले किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो ये उसी सीक्वेंस में आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 1 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब 10 टू द पावर -6, जो भी उसका आगे यूनिट होगा, अपॉन रेशियो ऑफ दैट टू नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, -9 ऊपर जाके +9 होगा, तो ये नंबर क्या होगा, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6, कितना आ रहा है, 10 टू द पावर 3, ये इसका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन आगरा, ठीक है। ये पता है आपको, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली या कलकत्ता दिल्ली बोला जाता है इसको, ताकि वो A B C D में कंफ्यूज ना हो। यूजुअली BCD से सिमिलर फोनेटिक के लेटर्स हैं, सबका सबके आगे ई आ जाता है, BCE, तो जब आप डी, सब आप ग्रुप में बोलोगे बी, तो मुझे वो डी भी सुनाई दे सकता है, इसलिए उसको आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली ऐसे नाम दिया गया है, या चेन्नई, दिल्ली। तो जब भी आप ऑप्शंस बताओगे तो इसी लेटर्स के हिसाब से बताइए, ठीक है, या 1 2 3 4 बोल दीजिए, सिंपल, वो तो और भी आसान है। अगले सवाल पर आएंगे। स्पीड ठीक है ना, किसी को फास्ट अगर लग रहा है तो बताइए, मेरा क्योंकि पहला क्लास है आपका, तो थोड़ा सा आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है, सबके लिए स्पीड मैच कर रही है, अगर स्लो लग रहा है तो वो भी बताइए, फिर स्पीड फास्ट भी की जा सकती है, बट पहला लेक्चर है मेरा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और फास्ट चल सकता है तो बताइए वैसे। नेक्स्ट,
इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या टेम्परेचर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है? टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो वो और किसी भी क्वांटिटी के टर्म्स में बताई नहीं जा सकती। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन उसके साथ लगाया जा सकता है। जैसे अगर आपको टेम्परेचर लिखना है तो एनर्जी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है ना। आपने स्कूल में एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला सीखा है, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी? नहीं सीखा है। तो और कोई टेम्परेचर का एनर्जी के साथ का रिलेशन, टेम्परेचर का रिलेशन एनर्जी के साथ ही डायरेक्टली आएगा, लेकिन ठीक है अभी अभी नहीं है, इस सवाल में तो जरूरी भी नहीं है, उसको आगे जब हम हीट एंड थर्मो पर जाएंगे तब करेंगे। लेंथ और मास दोनों फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। फंडामेंटल को दूसरे फंडामेंटल के टर्म्स में नहीं बताया जा सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। मास और टाइम भी फंडामेंटल है, उसको भी नहीं बताया जा सकता। लेंथ, मास एंड टाइम ये भी फंडामेंटल है, इसको भी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। थ्योरेटिकल सवाल है, जो मैंने अभी बताया टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वो आगे जाके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एमकेएस यूनिट पता है ना डेंसिटी का? केजी पर मीटर क्यूब। अगेन N1U1 इक्वल्स टू N2U2 यूज होना है। यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं तो नंबर्स बदल जाएंगे। पहला N1 है 0.5। ये कलर ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको? ऑनलाइन में ये ज्यादा बेटर दिखाई देगा, इसलिए ये कलर यूज कर रहे हैं। इनटू इसका यूनिट क्या है? यूनिट को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसको मैं क्यूबिक सेंटीमीटर को सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे भी लिख सकता हूं, सही बात है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा N2 इंटू दूसरा जो यूनिट है वो होगा केजी पर मीटर क्यूब, और मुझे N2 पूछा है। सवाल समझा है सबको? N1U1 इक्वल्स टू N2U2। N1 दिया है 0.5, U1 दिया है, U2 MKS सिस्टम के लिए होगा केजी पर मीटर क्यूब। अब आपको कन्वर्ट करना है केजी को ग्राम में, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। कन्वर्जन फैक्टर्स आपको पता है, तो क्या लिखा जाएगा? ये N2 को एज इट इज रहने दो, केजी को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इसको मैं 1000 को अगर बाहर निकालूंगा विच इज 10 टू द पावर 3, तो यूनिट के अंदर क्या बचेगा? ग्राम, जो कि न्यूमरेटर मैच कर गया दोनों तरफ। यूनिट सेम करके ही तो कैंसिल किया जाएगा ना, फिर जो नंबर बचेगा उसको हम बैलेंस आउट कर लेंगे। ठीक है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्यूब फिलहाल के लिए बाजू रख दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो वो 100 मतलब 10 की पावर 2 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसे लिखा जाएगा। पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो बाहर रखा था क्यूब उसको अगर आप साथ में लेकर आ जाओगे तो 100 का क्यूब लिखा जाएगा। अगेन ये नंबर मैं यूनिट के बाहर निकाल सकता हूं, यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन गया, और वो नंबर क्या था? 10 टू द पावर 2 की पावर 3 विच इज 10 टू द पावर 6। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको डायरेक्टली 10 टू द पावर 6 लिखा जा सकता है। समझा है सबको? दिस शुड बी इक्वल टू 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों यूनिट डायरेक्टली आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से आपको N2 मिल सकता है, कैलकुलेट करके बताइए N2 की वैल्यू क्या आ रही है। करिए सब लोग, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बताएंगे? पहली, बाकी लोग भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे कुछ नहीं, ये नंबर्स को उधर से इस तरफ लेकर आना है और मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 10 टू द पावर 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, वो नीचे 3 बचेगा। अगर उसको इस तरफ लेकर आ जाओगे तो N2 की वैल्यू लिखी जाएगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। सही से हैंडल करेंगे, आंसर ऑप्शन आगरा आना चाहिए था। 500 होगा, 5000 नहीं होगा, एक 10 टू द पावर गलत मैनेज की हो गई होगी। ये 3 और ये -1, 5 0.5 को 5 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखा जा सकता है। तो 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर 3 मिलके 10 टू द पावर 2 विच इज 100। 5 इंटू 100 आंसर हो जाएगा 500 के बराबर। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। इस सवाल में उस प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं थी, बट आपको प्रैक्टिस हो इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि क्यों जरूरत नहीं थी?
क्योंकि आपको डायरेक्टली डेंसिटी का कन्वर्जन फैक्टर पता है। 1000 ग्राम पर सीसी इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सीसी। याद है ये? वाटर के लिए हम कन्वर्ट करते थे, ग्राम पर सीसी में वाटर की डेंसिटी होती है 1 और केजी पर मीटर क्यूब में वो होती है 1000। दोनों वाटर की डेंसिटी है तो डेंसिटी तो सेम होगी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो उसकी डेंसिटी तो सेम होनी चाहिए। तो बस दो अलग अलग यूनिट्स में उसका दो अलग अलग नंबर आ जाता है, एक में 1 है एक में 1000 है, तो कन्वर्जन फैक्टर सीधे सीधे 10⁻³ का होगा, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लिया। ठीक है, बस ये 0.5 था इसलिए 1000 इंटू 0.5 आंसर 500 आ रहा है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? माइक्रोसेकंड है, लूनार मंथ भी होना चाहिए। लूनार मंथ मतलब क्या? मून को अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम, अल्टीमेटली वो टाइम ही है, 28.5 दिन होता है ना, याद है ये स्कूल में पढ़ा होगा। 1 लूनार मंथ, या फिर अगर हम इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, लूनार कैलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक अमावस से अगले अमावस के टाइम तक 28 से 29 दिन के आसपास का टाइम होता है वो। तो ये क्यों ये क्या होता है? अमावस मतलब न्यू मून, दूसरे न्यू मून तक आने के लिए मून एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा। अमावस से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक अगले 15 दिन, एक दिन उसमें कम हो जाता है, तो 28.5 के आसपास वो टाइम आ जाता है। तो ये भी एक टाइम का ही मेजरमेंट है। लीप ईयर इज ऑल्सो अ मेजरमेंट ऑफ टाइम। नॉर्मल ईयर 365 डेज, लीप ईयर इज 366 डेज। डेज इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम, सही बात है। तो ये भी एक यूनिट ऑफ टाइम ही है। चौथा ऑप्शन, अब आपको समझ में आ गया होगा, आंसर तो फोर्थ ऑप्शन ही होगा, बाकी के तीनों सही है तो चौथा गलत होना चाहिए, बट उसके नाम में सेकंड आ रहा है, यहीं पर कंफ्यूजन होगा। पैरालैक्टिक सेकंड इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, भले उसके नाम में सेकंड आ रहा है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें एक फिजिकल फेनोमेना यूज होगा जिसका नाम है पैरालैक्स। ये आपको नहीं पता है अभी, ये हम करेंगे 12th के ऑलमोस्ट एंड पे, जब हम रे ऑप्टिक्स सीखेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम पैरालैक्स नाम से एक फिजिकल फेनोमेना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसको यूज करते हुए दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाएगा, हमें उसका कोई संबंध नहीं है, बट बेसिकली उस प्रोसेस से आप डिस्टेंस मेजर करोगे और वो डिस्टेंस पैरालैक्टिक सेकंड में बोला जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इसका पार और इसका सेक, शॉर्ट फॉर्म है पारसेक। ये भी एक यूनिट है, बट ये किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसी तरीके से एक और यूनिट है जिसमें नाम तो टाइम का आता है बट वो यूनिट लेंथ का है, विच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसको क्या बोला जाता है? लीप ईयर नहीं, क्या लाइट ईयर? आपने लीप ईयर बोला ना, या मैंने गलत सुना? आपने लीप ही बोला ना, हाँ, लाइट ईयर बोला जाता है उसको। लाइट ईयर में नाम तो मतलब जो वर्ड आ रहा है वो ईयर है, ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम, बट वो एक्चुअली लाइट ईयर जो यूनिट है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर ये है। जैसे लाइट सेकेंड भी होता है, लाइट मिनट भी होता है। सन से लेकर अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए करीब करीब 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, तो वो हो जाएगा वो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होगा, तो वो डिस्टेंस का मेजरमेंट है। भले उसमें सेकेंड आएगा, मिनट आएगा, ईयर आएगा, डेज आएगा, जो भी नाम होगा वो नाम टाइम का होगा, सिमिलर टू दिस पैरालैक्टिक सेकेंड, बट वो मेजरमेंट का यूनिट है डिस्टेंस का। ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे, मिली का कन्वर्जन कितना? -3। फर्मी अभी बोला था 10⁻⁻15 एटॉमिक न्यूक्लियस की साइज मेजर होती है इसमें। एंगस्ट्रॉम एटॉमिक साइज मेजर होती है, तो 10⁻⁻10, और मीटर तो 10⁻01। 1 मीटर के टर्म्स में बाकी के सारे लिखे जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है? फर्मी। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखेंगे इन सबके। चले आगे, अभी यही बात की थी, पारसेक इज पैरालैक्टिक सेकेंड, किसका यूनिट है ये? डिस्टेंस का। तो सवाल जानबूझ के 2 बार किया हुआ है ताकि वो आपको याद रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट,
फोर्थ याद रखने वाले रिजल्ट है सारे। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स या फिर 4.2 जूल्स। स्कूल में किया है ये, अभी तक हमने नहीं किया है, या किया है यूएनडी में? नहीं किया है ना। ये हीट एंड थर्मो में करेंगे आगे जाके, लेकिन ये कन्वर्जन फैक्टर आपने स्कूल में किया होगा, इसलिए ये ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर, या फिर जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब भी हम इसको कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको याद रखेंगे। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, किस तरीके से वो आता है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जूल्स एक्सपेरिमेंट था वो, इसलिए इसका यूनिट भी जूल आया है, वो हम करेंगे हीट एंड थर्मो। ये तो सही है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 अभी लिखा था हमने, वो भी सही है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर आपको पता नहीं होगा। MEV कितने लोगों को पता ही नहीं था इससे पहले क्या होता है ये? कैपिटल M पता है, मेगा, E इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साइन का इलेक्ट्रॉन का साइन E होता है, और V वोल्ट के लिए लिखा जाएगा, वेलोसिटी के लिए भी लिखा जाता है, बट यहां पर वो वोल्ट होगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, 1 मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? अगर ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके करने वाला है हम इसको, याद रखने वाला नंबर है ये, बट अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन लिख लिया, और इनटू वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का जो भी यूनिट होगा वो क्या होगा? कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इनटू वोल्ट, और कूलम इनटू वोल्ट को ही मैं एनर्जी के टर्म्स में, जूल्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम इनटू जूल्स कूलम इनटू वोल्ट बन जाएगा जूल्स, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल्स के बराबर। तो 1 MeV विल बी इक्वल टू ये नंबर जो कि सही बोला। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हम 12th के एंड में करने वाले हैं जब मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। यूएनडी ये चैप्टर ही ऐसा। अब यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि उसमें 10 टू द पावर +5 होना चाहिए। डाइन छोटा यूनिट है तो उसका नंबर बड़ा होगा, न्यूटन बड़ा यूनिट है ना डाइन से, डाइन CGS है, न्यूटन SI है, तो बड़े यूनिट में अगर आप जाओगे तो नंबर छोटा होगा। 1 छोटा या 10 टू द पावर -5 छोटा है? 10 टू द पावर -5 छोटा है, बट छोटा वो होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन दिल्ली गलत होगा, मतलब रॉन्ग होगा, तो वो उन्होंने रॉन्ग ही पूछा। अब यूएनडी ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आगे के पूरे सिलेबस के क्वांटिटीज आ जाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहला चैप्टर वो कर रहे हैं जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज सीख रहे हैं। पूरे फिजिक्स में केवल फिजिकल क्वांटिटीज ही है, मास हो, लेंथ हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, एनर्जी हो, और कोई फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती है। इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का स्टडी हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो आगे आने वाले ऐसे ऐसे क्वांटिटीज जो आपको अभी नहीं पता, उनके ऊपर भी सवाल अभी आएंगे। क्लास में जितने हो रहे हैं वो तो हम एक्सप्लेन किया जाएगा। जो आपको क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिला है उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे रहेंगे जो आगे आने वाले फिजिकल क्वांटिटीज के, जो आपको अभी तक नहीं पता है। तो फॉर द टाइम बीइंग आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम वापस आते जाएंगे। जब भी नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी तो आपको बोला जाएगा कि नई फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपने इससे पहले देखी नहीं है, तो ये आपका काम है, आप उसके बाद वापस यूएनडी पर आके उस फिजिकल क्वांटिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे जब हम 12th में जाएंगे तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगा। मैग्नेटिज्म पर जाओगे तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट आएगा। नई फिजिकल क्वांटिटीज है, अभी तक आपने इनके नाम भी नहीं सुने, बट ये फिजिकल क्वांटिटीज जब आप सीखोगे, इनका रिलेशन सीखोगे, इनका मतलब समझोगे, तब जाके आप उनके सवाल यूएनडी के कर पाओगे। यूएनडी चैप्टर ऐसा है जो आगे के पूरे सिलेबस को कवर करता है, बट अभी तक आपने वो सीखा नहीं है। तो जो आगे का पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही होता है, वो जानबूझ के कम रखा जाता है, तो उतने सवालों को फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो। आगे आने के बाद जब वो चैप्टर्स हो जाएंगे तब वापस आ सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। पहले का आंसर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, तो पहले का आंसर हो जाएगा 3। इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इन सॉलिड, एक एटम है दूसरा एटम है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम के सिमिलर। ये फर्मी में नहीं होगा, ठीक है, फर्मी में न्यूक्लियस होता है। जैसे अगर ये पूरी रूम है तो ये कैमरा न्यूक्लियस होगा और पूरी रूम एटम होगी। ठीक है, तो एटॉमिक डिस्टेंस बहुत बड़ा है न्यूक्लियर के डिस्टेंस से, तो न्यूक्लियस मेजर होगा फर्मी में और एटॉमिक साइज मेजर होगी एंगस्ट्रॉम में। ये कंफ्यूजन होता है बहुत बार, उसको क्लियर कर लीजिए। साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये भी एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाँ सॉरी एटम नहीं है न्यूक्लियस है, तो ये फर्मी में होगा।
वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर, ये माइक्रोमीटर्स में रहता है, ये याद रखने वाला रिजल्ट है, बट अगर अभी याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में करने वाले हैं आगे जाके। विबग्योर पता होना चाहिए आपको, उसकी वेवलेंथ जब आप देखोगे तो वो 300 नैनोमीटर से 600 टू 700 नैनोमीटर जाती है। उसके छोटे जो होंगे वो इंफ्रारेड, और बड़े जो होंगे, सॉरी, बड़े जो वेवलेंथ होंगी वो इंफ्रारेड, और छोटी जो होंगी वो यूवी रेज। तो नैनोमीटर से और छोटी यूवी, नैनोमीटर से बड़ी इंफ्रारेड, तो माइक्रो नैनो से बड़ा है तो वो इंफ्रारेड में आ जाए। ठीक है, केवल इतना भी अगर आपको याद रह गया तो भी ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? 3241 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। प्लैंक्स कांस्टेंट पता है? अगर नहीं पता है तो मैं एक इक्वेशन लिख कर दे रहा हूं, E इक्वल्स टू एच न्यू, वेर E इज एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन पता है? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट पता होगा, T-1, डायमेंशन T-1 यूनिट हर्ट्ज होता है, लेकिन डायमेंशन की जरूरत है तो वो T-1 होगा। इस इक्वेशन को यूज करके आप H का डायमेंशन निकाल सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। याद है? सही है ये। वैसे तो याद भी रखना है उसको क्योंकि बहुत बार यूज होगा वो, लेकिन अगर याद नहीं है तो इस बेसिक रिलेशन से आप उसको डिराइव भी कर सकते हैं। क्या होगा H का डायमेंशन? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का डायमेंशन mL2 T-2, याद रखना है ये। और न्यू का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी इज T-1, तो ये T-1 से T-2 कैंसिल होके ऊपर -1 बचेगा, -2 अपॉन -1, तो H का डायमेंशन आ जाएगा mL2 T-1, ये याद रखना है आपको। और क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका भी फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया जाता है I से, और इसका फॉर्मूला होता है mr²। m इज मास, r इज डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर रेडियस। ये सारे फॉर्मूलाज आप आगे जाकर सीखोगे। तो यहां से I का डायमेंशन क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होगा मास इज कैपिटल M, रेडियस का स्क्वायर इज L², ml2 हो जाएगा ये। अब आपको इन्हीं दोनों का रेशो पूछा है, H का डायमेंशन अपॉन I का डायमेंशन, क्या आंसर आ रहा है? खुद से कैलकुलेट करिए। ml2 T-1 अपॉन ml2, ml2 से ml2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा T-1 विच इज फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन होगा हमारा सबका। क्या है? खुद से, केवल बोर्ड मत देखिए, खुद से सॉल्व करिए, जगह छोड़ी हुई है क्लास नोट्स मॉड्यूल में, सॉल्व करते रहिए साथ ही साथ। ठीक है, चले आगे। डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे, कौन सा वाला उसमें से पॉइंट यूज होगा ये बताएंगे सबसे पहले। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देखकर डरना नहीं है आपको, बस वहां पर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको सही से समझना है। पहले इक्वेशन लिख लीजिए अलग से। x है डिस्टेंस और t है टाइम, vt प्लस cx, vt माइनस cx, ये किसका इनपुट है? साइन का, विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो bt माइनस सी एक्स, इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन कितना होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए, 0 होना चाहिए। t टाइम पता है तो b का डायमेंशन क्या होगा? t-1, t-1 इंटू टी करके वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। ऐसे ही सी एक्स के लिए, x है डिस्टेंस, तो x का डायमेंशन होगा l, तो c का डायमेंशन क्या होगा? l-1। तो ऐसे bt का डायमेंशन 0 और cx का भी डायमेंशन 0, मतलब डायमेंशनलेस। ठीक है, y क्या दिया है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, मतलब y क्या है? खुद एक डिस्प्लेसमेंट है, तो y का जो डायमेंशन लिखा जाएगा वो क्या होगा? l
साइन वाले पार्ट का डायमेंशन कितना है, डायमेंशन लेस है, तो y का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू a का डायमेंशन, तो आपको a का डायमेंशन मिल गया। अब साइन के अंदर जब आप आओगे तो बी टी माइनस सी एक्स का डायमेंशन 0 होना चाहिए, m0 l0 t0 होना चाहिए। जब भी सब्ट्रैक्शन होगा इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटीज का ही हो सकता है, सब्ट्रैक्शन कभी एप्पल्स और ऑरेंजेस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ना, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन लेस, सही बात है। डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ t विच इज t इक्वल्स टू t0, m0 l0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो होगा भी नहीं। तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो गया, t0 अपॉन t1 हो जाएगा t माइनस 1। सिमिलरली cx के लिए जब लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ c इंटू एक्स का डायमेंशन होगा l इक्वल्स टू l0, इसमें m और t लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से डायमेंशन ऑफ c क्या मिल जाएगा, l माइनस 1। आपको तीनों के डायमेंशंस मिल गए, a b और c। पूछा क्या है, डायमेंशन ऑफ b अपॉन c, तो b अपॉन c का डायमेंशन अगर आप लिखोगे वो हो जाएगा न्यूमरेटर में t माइनस 1, डिनोमिनेटर में l माइनस 1, डिनोमिनेटर का l माइनस 1 ऊपर जाके l बन जाएगा, न्यूमरेटर का t माइनस 1 एज इट इज रहने दो, या फिर उसको नीचे भेजोगे तो l अपॉन टी होगा, l अपॉन टी या फिर l t माइनस 1 किसका डायमेंशन होता है, वेलोसिटी। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, आगरा। ठीक है, वेवलेंथ के लिए L होना चाहिए था, एम्पलीट्यूड के लिए भी L होना चाहिए था, एम्पलीट्यूड इज आल्सो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी के लिए t-1 होना चाहिए। ठीक है, समझा है सबको। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है, कंफ्यूजिंग है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वर्ड, ये इक्वेशन, ABC आर कॉन्स्टेंट्स, ये एक पार्ट, और ये डायमेंशंस ऑफ b बाई सी, केवल इतना पार्ट भी अगर आपने इसमें से उठा लिया तो भी आपका सवाल बन जाएगा, और ये इतना पार्ट एक लाइन का ही होगा। सवाल की लाइंस लंबी चौड़ी होंगी, सवाल का इंफॉर्मेशन उन्होंने जो लिखा होगा वो 3-4 लाइन का लिख कर देते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट केवल 4 से 5 वर्ड्स ही रहते हैं, 1 और 2 इक्वेशन या 1-2 डेटा और 2-4 वर्ड्स, इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी को आपको उठाना है सवाल में से, बाकी का पूरा पार्ट रद्दी होता है, की कोई जरूरत नहीं होती आपको। ठीक है, तो ये इसके आगे प्रोसेस में लाएंगे, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि लैंग्वेज बड़ी लंबी लंबी दी जाती है सवालों में, अगर आप वो पूरा पढ़ते बैठोगे तो टाइम जाता है, और जब तक आप सवाल के एंड तक पहुंचोगे शुरुआत वाला पार्ट भूल जाते हो, तो ऐसे नहीं करना है, उसमें से केवल इंपॉर्टेंट चीजें उठाएं। सवाल का मीनिंग समझा, मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में 3 चीज है। पहली चीज है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए किया जा सकता है, दूसरी चीज है मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर या मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर और उनका आउटपुट डायमेंशनलेस होना चाहिए, और तीसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन वाला, मल्टीपल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करके आपको कोई चौथी चीज मिल जाएगी। ठीक है, यही मेजर 3 उसके यूजेस होते हैं। तो जब आप ये चीज यूज करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स के लिए दोनों का एडिशन हो रहा है और वो मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर है, तो टी टाइम और एक्स लेंथ जैसे अभी हमने देखा था, वहां पर बी और सी था, यहाँ पर ओमेगा और के है, तो ये ओमेगा का डायमेंशन आप निकाल सकते हो, के का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। ओमेगा का डायमेंशन अभी जैसे किया था वैसे ही क्या आ जाएगा, t-1, और के का डायमेंशन आ जाएगा l-1। इसके लिए तो किया गया, क्या a का डायमेंशन मुझे मिल जाएगा, उसके लिए वो इक्वल्स टू समथिंग होना पड़ेगा, वैसे तो a कुछ भी हो सकता है, मुझे बोला ही नहीं है ऑप्शन में a क्या है। इस सवाल में जब आप देखोगे यहां पर आपको बोला था ना, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दैट, तो a का डायमेंशन मैंने y के बराबर कर दिया और y एज अ डिस्प्लेसमेंट मुझे पता था। अगर इस सवाल में इस पर्टिकुलर ऑप्शन में a क्या है ये मुझे नहीं दिया, तो क्या मैं a का डायमेंशन बता सकता हूं, या वो किसके बराबर है ये भी अगर नहीं दिया तो मैं नहीं बता सकता। तो मैंने ओमेगा और के का तो डायमेंशन निकाल लिया बट ए का नहीं निकाल पाया, तो क्या डायमेंशन एनालिसिस सवाल में पूरी तरीके से काम आया, नहीं, एक फिजिकल क्वांटिटी बच गई, तो इसमें वो काम में नहीं आने वाला। सिमिलरली यहां पर
हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों के डायमेंशन सेम हो जाएंगे, बट ये डायमेंशन किसके बराबर होंगे ये आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मास और वेलोसिटी बताना, ये एज्यूम करना गलत है ना, यहाँ पर बोला नहीं है आपको ये क्या है। ये m के जगह पर मास होगा, लेकिन v के जगह पर अगर वोल्टेज दे दिया तो पता नहीं आपको क्या दिया है। सवाल में बताया है कहीं पर कि v वेलोसिटी ही है, m मास ही है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें वो लेटर्स हमने नॉर्मली उसको ये एज्यूम किया हुआ है। m मास के लिए होता है, v वेलोसिटी के लिए होता है, a एक्सेलरेशन के लिए होता है, कैपिटल A डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, ये हमने नॉर्मली एज्यूम किया हुआ है। बट अगर आपको सवाल में वो नहीं दिया है तो आप एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा ये आप बता सकते हैं, लेकिन अगेन ओमेगा क्या है, आई क्या है, एम क्या है, वी क्या है, ये आप नहीं बता सकते। तो काम में आया तो सही, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया। इस इक्वेशन में भी e की पावर एनीथिंग इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, तो वो एनीथिंग जो भी है उसका डायमेंशन 0 बन जाना चाहिए। लैम्डा इंटू टी, तो लैम्डा का डायमेंशन बन जाएगा t-1। सेम तरीके से ओमेगा टी का डायमेंशन 0, यहाँ पर लैम्डा टी का डायमेंशन 0, माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायमेंशन में यूज नहीं होता। तो लैम्डा का डायमेंशन तो निकाल लिया, क्या n का डायमेंशन आपको पता है? कुछ भी हो सकता है। n कैन बी अ नंबर, n कैन बी अ लेंथ, n कैन बी अ मास, कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं दिया, वो इक्वल्स टू नहीं दिया ना उसको, तो इसके लिए भी आप नहीं लिख सकते कि वो एग्जैक्टली किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों केसेस में आप डायमेंशन एनालिसिस पूरी तरीके से नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ पार्ट पर लगाया जाएगा, सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। समझ में आ रहा है? डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड इन ऑल 3 ऑप्शंस बट नॉट कंप्लीटली। क्लियर है? इस ऑप्शन में कहां पर नहीं लगाया गया? ए पर। इस ऑप्शन में कहां पर नहीं लगाया गया? एन नॉट पर। इस ऑप्शन में इन दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बराबर तो कर दी, बट वो किसके बराबर है ये मुझे नहीं पता। सही बात है। तो इसमें मैं फाइनल फिजिकल क्वांटिटी नहीं बता पाया, इसमें 2 इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बता पाया, तो तीनों में पूरे तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस नहीं हो पाया। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। डायमेंशनल एनालिसिस लगाने में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्वालिटी का साइन, तभी जाके आप फिजिकल क्वांटिटीज को बराबर कर पाओगे। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो आपने इन दोनों को बराबर तो कर दिया, बट वो एक्चुअली में किसके बराबर है ये बताने के लिए आपको वो इक्वल टू समथिंग देना चाहिए। जैसे मुझे पता है हाफ एम वी स्क्वायर किसका इक्वेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये है तो एनर्जी के बराबर, बट वो मैंने एज्यूम किया है कि मास m है, v वेलोसिटी है, ये दिया नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसको 100%। क्या ये इंफॉर्मेशन जरूरी है सवाल में देना। मोस्ट ऑफ द सवालों में यही होगा कि आप एज्यूम करके चलोगे, बट अगर उसने नहीं दिया, वो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पर दे देगा, तो आपका एजम्पशन गलत भी हो सकता है। ठीक है, बस उतना आपको ध्यान रखना। आगे सिंपल थ्योरी है, याद रखने वाली थ्योरी है, दिखवाई भी है। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला कैन बी अ मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्मूला, बट अ मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्मूला हैज टू बी अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। सही बात है। अगर कोई डायमेंशन मैच कर गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की वजह से वो अलग हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है F इक्वल्स टू ma, फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम होता है, बट अगर मुझे बोल दिया F इक्वल्स टू 10 ma, दोनों में से सही कौन सा है? ऊपर वाला सही है। अगर मैं आपको पूछूंगा डायमेंशनली दोनों में से कौन सा सही है, वो दोनों सही है, क्योंकि इसमें 10 का कोई डायमेंशन नहीं है ना। मैथमेटिकली करेक्ट ऊपर वाला है, बट डायमेंशनली करेक्ट दोनों है। तो अ फॉर्मूला विच इज डायमेंशनली करेक्ट कैन बी मैथमेटिकली करेक्ट, नॉट नेसेसरीली हर बार हो। ये डायमेंशनली करेक्ट है बट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। तो अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला कैन बी अ करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट इट कैन ऑल्सो नॉट बी अ मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्मूला। तो इसलिए कैन वर्ड यूज हुआ। इट इज अ पोटेंशियली करेक्ट फॉर्मूला, बट अ मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्मूला हैज टू बी अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। ये बात समझ में आ रही है? जो फॉर्मूला मैथमेटिकली सही है वो डायमेंशनली सही होना ही चाहिए, जरूरी है ये।
मैथमेटिक्स सही आ रहा है उसका, तो डायमेंशंस दोनों तरफ से ऑफ कोर्स मैच करने चाहिए, तभी जाके मैथमेटिक्स मैच करेगा। नंबर्स अगर मैच कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी तो मैच करनी ही चाहिए। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? कैन या मे दोनों का मतलब सेम ही माना जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, अगर मे बी करेक्ट है तो मे बी इनकरेक्ट भी होगा, तो ये भी सही होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली इनकरेक्ट ही है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये मैथमेटिकली करेक्ट कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, तो ये सही है। आंसर क्या टिक होगा? ऑप्शन चेन्नई। क्या तो जरा एक और बार एनालिसिस करेंगे। आपके पास तीन तरीके के फॉर्मूलाज होंगे, एक होगा डायमेंशनल, एक होगा मैथमेटिकल, और एक होगा तीसरा अभी तक आपने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, फिजिकल। मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, F इक्वल्स टू 10ma, सॉरी ma स्क्वायर, पहले ma स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? F इक्वल्स टू ma स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? तो क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट हो सकती है? नहीं, और ये फिजिकली भी करेक्ट नहीं होगी। फिर मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है तो फिजिकली भी नहीं है, उसका मतलब समझेंगे, बस 2 मिनट वेयर करिए। आगे दूसरा एक एक्सप्रेशन देखते हैं, F इक्वल्स टू 10ma, क्या ये डायमेंशनली सही है? क्या ये मैथमेटिकली सही है? तो क्या ये फिजिकली सही होगा? नहीं। तीसरा इक्वेशन है F इक्वल्स टू ma, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, ये इक्वेशन मैथमेटिकली भी सही है, लेकिन ये इक्वेशन फिजिकली गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में अभी बात करेंगे। चौथा एक इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, a इक्वल्स टू f बाय m, ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है? कुछ नहीं किया, यहां का m बस नीचे लेकर आ गए। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से एक चीज राइट हैंड साइड में लेकर आ गए, इक्वालिटी पहले होल्ड कर रही थी तो बाद में भी होल्ड करेगी, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये मैथमेटिकली भी करेक्ट होगा क्योंकि मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्मूला का ही मैनिपुलेशन किया है। ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट का मतलब होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। जब आप F इक्वल्स टू ma लिख रहे हो, उसमें गलती क्या है? उसमें आप बोल रहे हो फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये कहां से आया? जब भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट क्या होता है? x के वैल्यू के ऊपर y डिपेंड करेगा, तभी जाके आप फंक्शन का ग्राफ वगैरह बना पाओगे, फंक्शन की वैल्यू लिख पाओगे। वैल्यू लिखना मतलब y की वैल्यू लिखना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके ऊपर y की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो ये एक क्या बोलते हैं इसे, कन्वेंशनल तरीका है डिपेंडेंट क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के टर्म्स में लिखने का। उसी कन्वेंशन को यूज करते हुए F इक्वल्स टू ma सही है या A इक्वल्स टू f बाय m सही है? कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैं फोर्स कितना भी लगा सकता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैंने कितना फोर्स लगाया ये उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, या मैंने लगाए हुए फोर्स के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा? कौन रिजल्ट है और कौन कॉज है? कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है यहां पर। मैंने अगर फोर्स लगाया ही नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए फोर्स नहीं लगा? ये बोलना गलत है। मैथमेटिकली सही है, फोर्स एक्सेलरेशन 0 है तो आप ये बोल सकते हो कि फोर्स नहीं है, ये मैथमेटिकली सही है, बट क्या ये बोलना लॉजिकली सही है कि एक्सेलरेशन नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का इसलिए उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा? रीजन क्या है ऑब्जेक्ट को मूव करने का, ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन होने का रीजन है फोर्स लगना। तो कॉज फोर्स है और इफेक्ट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी, फोर्स इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वैसे तो फोर्स भी डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास, लेंथ, टाइम के ऊपर, वो सबसे इंडिपेंडेंट है ना, उनको हमने डिफाइन करके रखा है। बट इस इक्वेशन में उनकी बातें नहीं हो रही है। इस इक्वेशन में तीन ही चीजों की बातें हो रही है, मास, फोर्स और एक्सेलरेशन। तो इन तीनों में से कौन डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स और मास दोनों के ऊपर। अगर मैंने सेम 50 न्यूटन का फोर्स
एक 2 किलो के ऑब्जेक्ट पर और एक 50 किलो के ऑब्जेक्ट पर लगाया, तो ऑफकोर्स 50 किलो का एक्सेलरेशन कम होगा और 2 किलो का ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन विल डिपेंड ऑन मास एज वेल एज इट विल डिपेंड ऑन फोर्स। अगर 2 kg के ऑब्जेक्ट को ही आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया या 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स एंड मास। तो इसलिए फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, बट ये आपको डिस्टिंक्शन दोनों में पता होना चाहिए कि फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला is a formula which will give you the relation of dependent quantity on an independent quantity. लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडेंट, राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट। क्लियर है? मैथमेटिकली दोनों भी सही है। ये हम ज्यादातर यूज करेंगे क्योंकि याद रखने में आसान है। A इक्वल टू एफ बाई एम याद रखना आसान है, या F इक्वल टू एम याद रखना आसान है। F इक्वल टू एम, सब चीजें न्यूमरेटर में होती है, याद रखना थोड़ा आसान जाता है। तो हम यूज ये करेंगे, बट हमें हमेशा ये याद रखना है कि सही फॉर्मूला ये है। क्लियर है? का यूज कहीं पर नहीं होगा। बस कभी कभार अगर वो सवाल में पूछेगा फिजिकल करेक्टनेस, तो वो आपको जरूरी है समझ में आना। ठीक है? 3 तरीके के फॉर्मूलाज है, पहला है डायमेंशनल, फिर है मैथमेटिकल और फिर है फिजिकल। ठीक है? आगे डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। हाँ, इसका यूनिट हो सकता है क्या? ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है जो डायमेंशन लेस है बट उसका यूनिट है? एंगल या सॉलिड एंगल, दोनों सीखी है ना आपने, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन लेस होती है बट एंगल का यूनिट होता है विच इज रेडियन, और सॉलिड एंगल का भी यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट जरूरी नहीं है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो मे हैव अ यूनिट, मे नॉट हैव अ यूनिट, इसलिए आंसर ऑप्शन चेन नहीं होगा। आगे यूनिटलेस क्वांटिटी, अगेन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं है तो क्या डायमेंशन हो सकता है? ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है जिसका यूनिट ही नहीं है बट उसका डायमेंशन है? अगर डायमेंशन है तो एम एल टी थीटा, मतलब टाइम, टेम्परेचर, फिर करंट, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सब में से कोई ना कोई तो आना चाहिए। इन सबको यूनिट है। अगर डायमेंशन है तो यूनिट होना जरूरी है। अगर डायमेंशन लेस है तो यूनिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर यूनिट ही नहीं है तो पक्का डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है? ये सिमिलर है, अभी हमने जो फिजिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में जब देखा उसी के सिमिलर है। अगर डायमेंशन है तो यूनिट पक्का होना जरूरी है, बट अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन लेस होना पक्का जरूरी है। उल्टा उसका, अगर यूनिट है तो डायमेंशन लेस हो सकता है या डायमेंशन लेस नहीं भी हो सकता। डायमेंशन हो सकता है या डायमेंशन नहीं हो सकता, बट अगर यूनिट ही नहीं है तो पक्का डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है? क्या क्या आंसर होगा फिर? ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। बॉम्बे यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। सही है? हाँ हाँ, लैंग्वेज में अटक गए। द यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज डायमेंशन, तो ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। तो सही सही था ना पहले ही। नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब है डायमेंशन लेस। नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब डायमेंशन लेस। तो यूनिटलेस क्वांटिटी हैज टू बी डायमेंशन लेस। सही बात है, पहले सही लिखा था ना। नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, इसका मतलब है ऑलवेज हैज डायमेंशन। डबल नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है ना। नेवर और नॉन जीरो, इसका मतलब हैज जीरो, हैज नॉन जीरो का उल्टा। नेवर हैज नॉन जीरो, मेरे पास कभी भी 0 रुपए नहीं होंगे, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? कुछ ना कुछ अमाउंट में होगा। मेरे पास 0 रुपए कभी नहीं है, का मतलब क्या है? मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ रुपए है, का एग्जैक्ट उल्टा। लैंग्वेज है भाई, ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे पास जिंदगी में कभी भी 0 रुपए कभी नहीं हुए, मतलब मेरे पास हमेशा एटलीस्ट 1 रुपया हुआ।
तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होना चाहिए चेन्नई ऑप्शन में, बट हम बोल रहे हैं यूनिटलेस क्वांटिटी को कोई डायमेंशन नहीं हो सकता, तो इट ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब ऑलवेज इज डायमेंशनलेस। आंसर बॉम्बे सही था इसका। ठीक है, आगे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। सही बात है, हमेशा बताई जाती है, तो स्टेटमेंट तो सही होगा। बेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज, ये भी सही है। मास को हम लेंथ के टर्म्स में नहीं बता सकते। डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, ये गलत है। डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। वेलोसिटी लिख लो, क्या है, m0 lt माइनस 1, तो ये m में तो जीरो हो गया ना, वो बोल रहे हैं इज नेवर जीरो। क्या बात सही है, गलत हो गई ये बात? आपको गलत ही पूछा है तो वो आंसर टिक हो जाएगा। चौथा भी देख लेंगे, डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो, ये और ये स्टेटमेंट सेम ही है। समझा सबको? आगे ये पता नहीं होगा अभी, टॉर्क पता है आपको? अगर आप वो इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स में खोल के देख लो, चाहिए तो क्लास नोट्स मॉड्यूल में ही है, जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में दिया हुआ है। टॉर्क का डायमेंशन होता है ml2t माइनस 2, और वर्क का डायमेंशन भी होता है ml2t माइनस 2। वर्क इज एनर्जी, तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम ही है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली है, वन इज वेक्टर अदर इज स्केलर। वर्क इज आल्सो स्केलर, एनर्जी इज आल्सो स्केलर। स्केलर वेक्टर अभी तक आपने किया नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा हम करेंगे, अगला चैप्टर वही है, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर अलजेब्रा, उसमें करेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, तो मैं इस जगह से इस तरफ डिस्प्लेस होना और मैं इस जगह से इस तरफ डिस्प्लेस होना, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है, इसमें डायरेक्शन मैटर करने लग गई ना। एक आपकी तरफ है, एक राइट साइड की है, मेरे राइट साइड को है, तो डायरेक्शन जहां पर मैटर करेगी वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो भले आगरा वाले ऑप्शन में भी डायमेंशन दोनों में सेम है, बट वो दोनों स्केलर है, और टॉर्क इज अ वेक्टर, तो इसलिए आंसर बॉम्बे आ जाएगा। टॉर्क क्या होता है ये हम सीखेंगे रोटेशन में, करीब करीब दिवाली के आसपास। तो अगेन आगे आगे के क्वांटिटीज का सवाल है, अभी फिलहाल छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। आगे इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन एज इतना, v इज लीनियर वेक्टर, डायमेंशन ऑफ k इज, हाँ ऐसा सवाल अभी किया है हमने थोड़े टाइम पहले। साइन के अंदर, अब ये ध्यान रखेंगे, साइन का इनपुट इतना है, ठीक है, कि बाहर का ओमेगा भी कंसिडर करना होगा। साइन का इनपुट में ओमेगा भी आ रहा है, वो ब्रैकेट उसने जानबूझ के गलत दिया आपको, ओमेगा ब्रैकेट के बाहर निकाला है, बट वो साइन के तो अंदर ही है, तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देंगे। ये गलतियां करवाता है सवाल आपसे, इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये ब्रैकेट लगाओगे तो आपको किसका डायमेंशन पूछा है, के का, तो ओमेगा इंटू के शुड बी डायमेंशनलेस, ओमेगा इंटू के शुड बी डायमेंशनलेस, और ओमेगा एक्स बाय वी शुड ऑल्सो बी डायमेंशनलेस। एक्स का डायमेंशन पता है, वी का भी डायमेंशन पता है, वी इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वो उसका डायमेंशन आपको इससे पता चल जाएगा, बट नहीं भी पता है तो भी आप डिराइव कर सकते हो। क्या होगा ओमेगा का डायमेंशन, दूसरे वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे, v ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, v का डायमेंशन होगा lt माइनस 1, x का डायमेंशन होगा l, सही है, राइट हैंड साइड में लेकर गए उसको, l से l कैंसिल हो गया, ओमेगा का डायमेंशन आ गया t माइनस 1। अगर ये यहां से उठाकर इसमें डाल दोगे तो डायमेंशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल्स टू t, 1 अपॉन t माइनस 1, तो वो ऊपर जाके t1 हो जाएगा। तो k का डायमेंशन जो आपको पूछा है वो क्या हो जाएगा, बॉम्बे आ रहा है। किसी को नहीं समझा ये सवाल, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी किया ये सवाल, अगर नहीं समझा है तो बताइए। मैंने क्या लिखा, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला टर्म आ गया ओमेगा एक्स बाई वी, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर है, तो उसका डायमेंशन 0 होना चाहिए। एक्स का डायमेंशन लेंथ है, वी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 है, दोनों को उस तरफ भेज दिया, तो ओमेगा का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस 1 अपॉन एल, आंसर आ गया टी माइनस 1।
लेकिन ये ओमेगा का है, उसको उठा के पहले वाले इक्वेशन में, मतलब इसका राइट वाला पार्ट ओमेगा इंटू के, उसका भी डायमेंशन 0 होना चाहिए। ओमेगा का डायमेंशन t-1 है तो k का डायमेंशन t हो जाएगा ताकि वो डायमेंशन लेस बने। क्लियर है? आगे, टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय इतना। exp का मतलब पता है ना, e टू द पावर वाला फंक्शन होता है। exp मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन, e टू द पावर वाला टर्म है, where alpha is a constant and t is time. The constant alpha is, सिंपल सी चीज है, अल्फा इंटू टी स्क्वायर डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, t-2 अल्फा टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन 0 है, t0 है, l0 नहीं t0, तो अल्फा का डायमेंशन लिखा जाएगा t0 अपॉन t2 विच विल बी t-2। तो अल्फा का डायमेंशन हो गया t-2, वही आपको पूछा है एज ए डायमेंशन ऑफ t-2। ठीक है, t का डायमेंशन क्या है वो मुझे नहीं पता, तो चलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, दिल्ली तो सरासर गलत है। कितने सवाल बाकी है इसके? 1 2 3 4 5 6, फिर इसके आगे अगला चैप्टर होगा ना। कंप्लीट करोगे होमवर्क में? कल वाले क्लास में हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स, ठीक है, नवीन सर ही लेंगे क्लास, थ्योरी शुरू हो रही है फिर से, तो उस वाले क्लास में बेसिक मैथ्स शुरू होगा। ये सवाल कंप्लीट कर लीजिए, इनके आंसर्स बताए जाएंगे आपको कल वाले क्लास के शुरुआत में, आपको इनके आंसर्स और सॉल्यूशन बताए जाएंगे, बस वो 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो उसके आगे हम इमीडिएटली बेसिक मैथ शुरू करेंगे। तो चैप्टर खत्म हो गया है, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल आपको मिल गया है, उस क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल को आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अलग से कॉपी बनाइए, उसमें उसको उसके सॉल्यूशंस लिखना स्टार्ट करिए, और जो भी सवाल अटकता है, आंसर की दी गई है, जो सवाल गलत होता है, अटकता है, उस सवालों को वापस लेकर आइए एज अ फॉर्म ऑफ डाउट, तो डिस्कस करके फिर उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।